गॉस की प्रमेय के प्रयोग चल रहे थे। इसी क्रम में आपका जो तीसरा प्रयोग है वो है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मानकर चलिए कोई अनंत लंबाई का आवेशित चालक है, धन आवेशित चालक। अभी तक हमने जितने भी प्रयोग किए हैं वो सब धनावेशित मानकर ही किए हैं वस्तु को, और ये टूटा हुआ सिरा है ऊपर और नीचे, क्योंकि अनंत विस्तार है, अनंत लंबाई है इसकी। इसको दिया जाने वाला जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। यह इसका पहला पृष्ठ है और यह इसका दूसरा पृष्ठ है। क्योंकि इसको धनावेश देंगे तो धनावेश इसके बाह्य पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब ये जो चालक है, इस चालक का जो अक्ष है, बीच वाला बिल्कुल अक्ष, उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा, जिसके कारण वहां पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होगा। किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र इसके अक्ष पर, यानी जो इसका बीच वाला अक्ष है, यदि आप एक लाइन खींच दें तो ये अक्ष बनेगा बिल्कुल बीचों बीच, तो इसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होगा, क्योंकि आवेश इसके बाह्य पृष्ठों पर ही एक समान रूप से वितरित होगा। तो इसका पहला तल है, उसके कारण, पहले पृष्ठ के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा दूसरे वाले पृष्ठ के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। मानकर चलिए चालक के ठीक बाहर कोई बिंदु P है, दाईं तरफ बिंदु P है, और इसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला जो पृष्ठ है उसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दूसरे वाले पृष्ठ के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E2 है। क्योंकि धनावेश दिया है इस चालक को हमने, तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी। यानी जो आपका चालक है, जो इस स्थिति में चालक रखा हुआ है, उस चालक से लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। यदि आप इस बिंदु को कहीं दूसरे स्थान पर भी माने, समझो ऊपर नीचे इस तरफ भी आप मान सकते हैं, तो उस स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चालक के ठीक लंबवत ही होगी। अब बिंदु P आपने इस तरफ माना है, आप इसको बाएं तरफ भी मान सकते हैं। बिंदु P को मानकर चलिए बिंदु P है, इसके इस पर बिंदु दोनों पृष्ठों के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 पीछे की तरफ और E2 ये भी पीछे की तरफ, कुछ इस तरह से। अब पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप इसको E1 करके लिख सकते हैं। E1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरे पृष्ठ के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, वो है E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। दोनों ही पृष्ठों के कारण, क्योंकि दोनों पृष्ठ इस समय अचालक चालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं, जिनके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी। अब बिंदु P पर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कोई से भी बिंदु पर आप देख लीजिए, चाहे तो दाएं वाले बिंदु पर आप देख लीजिए, चाहे बाएं वाले बिंदु पर आप देख लीजिए, दोनों की दिशा बिल्कुल समदिश है, यानी E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, जिसके कारण ये जुड़ जाएंगे। अर्थात E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब E1 के स्थान पर E1 की वैल्यू और E2 के स्थान पर E2 की वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस ऐसे यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0, ऊपर रहेगा सिग्मा प्लस सिग्मा, क्योंकि ये एक बार कटेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, कुछ इस तरह से। अगली लाइन से आप लिख सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा और सिग्मा कितना हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से कटेगा 2 और जो बचा उसको लिखेंगे E इक्वल टू बचेगा आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। मात्रक भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ज्यादा बेहतर रहेगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो सूत्र उत्पन्न हो जाता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। यह सूत्र तब उत्पन्न होता है जब आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। दोबारा समझ लेंगे, ये कोई आपका चालक है जो कि धनावेश से आवेशित है। इसके दो पृष्ठ है, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ। इसका जो पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व वो सिग्मा है। दोनों ही पृष्ठों के कारण उत्पन्न होने वाली जो तीव्रताएं है वो E1 और E2 है। मानकर चलिए बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कि आवेशित चालक के ठीक बाहर है, और इस चालक को हम धन आवेश दिया है ऐसा मानेंगे, क्योंकि धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमेशा बाहर की तरफ रहती हैं। तो इस चित्र के अनुसार जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा सदैव चालक के लंबवत होगी। क्योंकि धनावेश हम इस चालक को दे रहे हैं तो ये धनावेश इसके बाह्य पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा, और इसका जो मुख्य अक्ष है, जो इसका आंतरिक बिंदु है, जो इसका बिल्कुल बीच वाला भाग है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होगा, जिसके कारण वहां पर सर्वत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इसके मुख्य अक्ष पर, यानी जो इसका आंतरिक बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच वाला भाग है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठों पर ही एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो E1 और E2 दोनों ही एक ही दिशा में है, जिसके कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जुड़ जाएंगे, अर्थात E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 के स्थान पर E1 की वैल्यू और E2 के स्थान पर E2 की वैल्यू दोनों ही बिल्कुल बराबर है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेकर हमने हल किया, 2 से 2 कटा और बचा आपके पास E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा।